हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। हिस्ट्री की क्लास आपकी 10 बजे रोज होती ही है और साथ में पॉलिटी की आपकी 12 बजे होती है। तो आज यहाँ पर हम क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड कंप्लीट करेंगे, विविधता एवं भेदभाव। इससे पहले की क्लास जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। अध्याय 2 है, देखिए यहाँ पर विविधता एवं भेदभाव। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे विविधता एवं भेदभाव। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि भारत में विविधता तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी विविधता में एकता है। और यहाँ पर विविधता एवं भेदभाव देखते हैं इसमें क्या है। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। तो हमारे आसपास का जो इतिहास होगा, जो वहाँ का मतलब जहाँ पर हम रह रहे होंगे, साथ ही में वहाँ का जो वातावरण होगा, भूगोल होगा, उन सब का असर पड़ता है हमारी चीज़ों पर। हम क्या करते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, जहाँ पर हम रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो सब कुछ करेंगे। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। पहले चैप्टर में मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कितनी विविधताओं वाला देश है भारत। साथ ही में विविधता में एकता है, भारत की बहुत बड़ी अच्छाई है ये। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग जाते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने विविधता ही एकता है, हमारे भारत की बहुत बड़ी ये अच्छाई है, ये हमने पढ़ा था। और इस चैप्टर में का देखिए नाम ही है कि विविधता एवं भेदभाव। तो कुछ ऐसी भी विविधताएं होती हैं जिसके कारण भेदभाव किया जाता है, तो यहाँ पर वही आपको जानने को मिलेगा। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। तो देखिए कुछ लोग ग्रामीण लोगों को अज्ञानी मानते हैं, गांव के लोग हुए तो सोचते हैं अरे इनको कुछ नहीं आता जाता। और कुछ लोग शहर के लोगों को खराब मानते हैं कि अरे इनके पास पैसा है, बस इनके पास घमंड है और कुछ नहीं है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। तो देखिए हमें किसी के बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए जब तक हम उसके बारे में जाने नहीं। और यही गलत राय जब हम बना लेते हैं तो ये देखिए हो जाता है पूर्वाग्रह। या याद रखिएगा, समझ में आ गए होगा आपके पूर्वाग्रह होता क्या है। सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है पूर्वाग्रह उन कथनों को देखिए जो आपका ग्रामीण शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उस पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का टेस्ट है कि आपको कौन से लोग सही लगते हैं, क्या आपको लगता है कि आपने पूर्वाग्रह उनके बारे में बना रखा है। तो देखिए किसी चीज़ को लेकर जो हम पहले से ही अपनी मेंटालिटी बना लेते हैं बिना सोचे समझे जाने, तो वो हो जाता है पूर्वाग्रह। याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। अब जैसे देखिए हम खाना बनाने को ही ले लेते हैं कि अगर हम अपनी तरह बनाते हैं और हम सोचते हैं यही सबसे अच्छा तरीका है, तो देखिए वही गलत बात है। हम किसी दूसरी चीज़ को अपना नहीं पाएंगे, कोई कितना भी अच्छा बना ले। लेकिन अगर हम सोचें कि अरे ये कई तरह बनाई जा सकती है, दूसरे ने ऐसे बनाया, तीसरे ने ऐसे बनाया, तो हम सभी को अपना पाएंगे और उसमें से हम चूज कर पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। अगर हमने अपने को ही अच्छा मान लिया तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और हम उसी को अच्छा माने रहेंगे। बाकी चाहे दूसरा कोई जितना अच्छा बनाए वो हमें खराब ही लगेगा। उदाहरण के लिए हम अगर सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। वही चीज़ देखिए भाषा को लेकर यहाँ पर समझाई गई है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, हम चमड़ी का रंग ही ले लेते हैं। जैसे हम मान लें कि काले लोग अच्छे नहीं होते या हम मान लें कि गोरे लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो ये देखिए एक प्रकार का हमारा पूर्वाग्रह ही है।
पूर्वाग्रह अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हमें उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। देखिए, पूर्वाग्रह किसी के बारे में भी गलत सोचना गलत बात है। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली बात क्या है? आइए देखें क्या सच्चाई यही है। ये देखिए, एक तालिका दी हुई है, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। बहुत सुशील है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, शरारती है, नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, रोते नहीं, उद्यमी हैं, खेल में निपुण हैं। अलग अलग लड़का लड़की किसमें आप कौन सा इसमें सही करेंगे, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। इसमें देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए कुछ विकलांग लोग हैं, ये देखिए ये चल नहीं पाते, ये भी व्हील चेयर में बैठी हुई है। ऐसे ही बात करें तो ये भी देखिए व्हील चेयर में बैठकर कोई बच्चा है जो पेंटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर इसी से संबंधित दिया गया है कि ऊपर के चित्रों में जो बच्चे उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरत वाले बच्चे। तो पहले देखिए इनको विकलांग कहा जाता था, अब इनके लिए एक नया शब्द आ गया है, खास ज़रूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ ही उनकी अपनी भावनाएँ और विचार भी दिए गए हैं। तो ये देखिए उनकी भावनाएँ और विचार हैं। और उनके जो पूर्वाग्रह ये हैं कि लोगों का लगता है कि क्या उसका दिमाग सही है, तुम दूसरों से कितनी अलग हो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये देखिए पूर्वाग्रह हैं। विकलांग लोगों को देखकर जो लोग ये करते हैं, बहुत ही गलत बात है। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करना है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। तो देखिए ये भी एक पूर्व धारणा है। यह जो अभी हमने ऊपर पढ़ा पूर्वाग्रह, ये भी देखिए एक प्रकार का पूर्वाग्रह है कि लड़के रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रोते? लड़के भी रोते हैं, लड़कियां भी रोती हैं, लेकिन लड़कों को ऐसा कह कह के उनको ऐसा बना दिया जाता है कि उनको रोना भी आए तो वो रो ना पाएं। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों एवं लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। तो बहुत सी देखिए धारणाएं चलती हैं समाज में। लड़के ऐसे होते हैं, लड़के ये काम नहीं करते, लड़के घर का काम नहीं कर सकते, केवल लड़कियां कर सकती हैं। तो ये सभी धारणाएं गलत हैं, इनको नहीं अपनाना चाहिए। सभी देखिए बराबर हैं, सभी को हर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही रोती हैं, या ऐसा नहीं है कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते, लड़कियों को ही करना चाहिए। सभी को करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे देखिए लड़के लड़की वाला ही हो गया। यही पॉइंट हम ले लेते हैं कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते, लड़कियां करती हैं। तो ये देखिए रूढ़िबद्ध धारणा हो गई। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उसके बारे में मन में पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। तो देखिए किसी देश को जैसे किसी दूसरे देश का ले लेते हैं, कोई हमें एक व्यक्ति खराब मिल गया तो हम उस देश के बारे में ही पूरी धारणा बना लेते हैं कि अरे ये देश ही खराब है। ऐसा नहीं है। देखिए हमारे देश में भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खराब होंगे। साथ ही में दूसरे देश में हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी और खराब भी। तो इसीलिए पूरे देश के बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। बल्कि जो व्यक्ति खराब है, हाँ, उसके बारे में आप कहिए कि बुरा है। ऐसा नहीं है कि पूरा उसका फैमिली ही बुरा कर दीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, सिर्फ इसलिए ही कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं।
रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में है। तो देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ये काम लड़के ही कर सकते हैं। जैसे हवाई जहाज का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, क्यों नहीं चला सकती लड़कियां। लेकिन ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है कि अगर किसी लड़की का मन भी करे तो वो भी सोचे कि नहीं, हम तो नहीं चला सकते, नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं से लड़कियां पीछे जाती हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर समझाया गया है। नेक्स्ट है असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनसे भेदभाव कर रहे हैं। अब देखिए, अभी भी बहुत जगह चलता है कि जो जाति वाला सिस्टम होता है कि नीची जाति का है, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, या ये जिस कप में चाय पी ले उस कप के उसको बाहर कर दो, जिस बर्तन में खाना खा ले उसको बाहर कर दो। तो ये भी देखिए एक प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणा है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब तक होता है जब लोग अपने भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। तो देखिए, भेदभाव तभी होगा जब हम अपने से दूसरे को निम्न कोटि का मानेंगे, छोटा मानेंगे, तभी भेदभाव उत्पन्न होता है। दोनों समीरों में एक और अंतर आर्थिक पृष्ठभूमि का है। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण से कि वे उस समुदाय के सदस्य जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है, ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो देखिए, भेदभाव भी कई प्रकार का होता है। अमीर गरीब का भेदभाव, ऊंची नीची जाति का भेदभाव, साथ ही में भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोगों द्वारा करना पड़ता है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपने पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जो लोग नीची जाति के कहलाते हैं या बड़ी जाति वाले ऐसे कुछ ढूंढ ही लेते हैं कि ये नीची जाति के हैं, उन्हीं को देखिए दलित यहाँ पर कहा जाता है। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब यह है कि दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो देखिए, अनुसूचित जाति चलती आ रही है, इन्हीं को दलित कहा जाता है। दलित का मतलब होता है दबाया गया, लेकिन लोग इसको अछूत कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं में भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? देखिए कि जिसके साथ भी भेदभाव होगा, अगर हमारे साथ ही भेदभाव हो तो हमें कितना बुरा फील होगा। ऐसे ही सबको फील होता है। इसलिए जाति पाति का कोई चक्कर नहीं होता, इसके चक्कर में मत पड़िए। नेक्स्ट देखिए, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए। हमने बताया कि हम कोरेगांव जाना चाहते थे और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय स्टेशन मास्टर को यह लगा कि ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत के महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी नहीं आए और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। तो देखिए, ये भीमराव अम्बेडकर की कहानी बताई गई है कि उन्हें भी अछूतों का अनुभव हुआ था यहाँ पर, कि कैसे कैसे लोग होते हैं।
भीमराव अम्बेडकर देखिए हमारे संविधान के निर्माता माने जाते हैं, इतने बड़े संविधान के निर्माता माने जाते हैं, फिर भी उन्हें भी देखिए अछूतों का अनुभव हुआ था। यहाँ पर देखिए अछूत छूत कुछ नहीं होता, सब लोग जो होते हैं एक ही खून मांस के बने होते हैं। ये सब ज़बरदस्ती की भावनाएं हैं, इनको नहीं अपनाना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर की देखिए बात करें तो 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। साथ ही में देखिए महार जाति के थे ये। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज में पूरी पढ़ाई की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे हैं उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। दलितों को देखिए पहले मंदिरों में प्रवेश नहीं होता था, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, तो उसके लिए कई प्रयास किए गए। अम्बेडकर के नेतृत्व में ये प्रयास किए गए। कि देखिए भीमराव अम्बेडकर हैं, भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की समानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे और जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर, इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। साथ ही में देखिए जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हों। तो देखिए संविधान में भी इसका उल्लेख है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत, संविधान में इसका उल्लेख है। मूल अधिकारों में पॉलिटी में अगर ये मूल अधिकार आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। पहले देखिए कुछ काम होते थे जो नीची जाति के लोगों के होते थे, ये माना जाता था अछूत लोग ये काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी लोग हर काम कर सकते हैं, चाहे वो अछूत हो चाहे वो जो कुछ भी हो। सभी लोगों के लिए खुली हुई है नौकरियां जो हैं, कोई भी नौकरी हो सभी लोगों के लिए खुली हुई है। SC ST के लिए देखिए कितना ज़्यादा उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। संविधान ने सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के लिए फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। जैसे कि SC ST के लिए देखिए अलग से आरक्षण दिया जाता है, जो न्यू वैकेंसी आती हैं उसमें फीस भी उनको कम लगती है। ऐसे ही कुछ फ़ायदे SC ST को दिए जा रहे हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा है कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्हें यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। याद रखिएगा भारत कैसा देश है, तो एक धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं, सभी बराबर हैं, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए अभी भी कुछ ये असमानता मौजूद है हमारे समाज में, लेकिन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत है, देखने को मिलती है कहीं कहीं पर। संविधान में तो साफ साफ देखिए इसका उल्लेख है कि छुआछूत एवं अस्पृश्यता का अंत, साथ ही में सभी को समान माना जाए हर क्षेत्र में। लेकिन समाज में देखिए नौकरियों में तो नहीं मिलती, लेकिन हमारे समाज में आसपास में देखने को मिलती है चीज़ें। आगे देखिए, यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये देखिए उद्देशिका है भारतीय संविधान की। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्द द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये देखिए उद्देशिका है संविधान की, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, छोटी सी पर सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। देखिए इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि विविधता में भी भेदभाव, विविधता के साथ साथ भेदभाव भी है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विविधता के साथ कितनी एकता है, और यहाँ पर कुछ भेदभाव भी हैं जो यहाँ पर आपको जानने को मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।